नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो शानदार तरीके से आइए आप सब श्रृंखला के साथ जुड़िए और आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी तरह अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखे होंगे। तो एक बार शानदार तरीके से क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आइए आज हम सब बात करेंगे पठार मैदान और पवनों के विषय में, यानी विश्व के प्रमुख पठार मैदान और पवनें कितने प्रकार की हैं, स्थानीय पवन किसे कहते हैं, आपको जो है कि अस्थाई पवन किसे कहते हैं, तो ये सभी बातों का हम सब जिक्र करेंगे। चलिए श्रृंखला के साथ एक बार सभी लोग उत्साह के साथ शानदार तरीके से आइए जुड़ते हैं, देखते हैं हमारी चीजें किस तरह से आपको मिलती हैं। तो ये देखिए आपके सामने ही हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज संचालित हैं, जिसमें हिंदी इंडिविजुअल का नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है और ये कोर्स आपको 999 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। ये हिंदी इंडिविजुअल, हिंदी का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपसे छूटा हो, ठीक ना। हिंदी व्याकरण का मैं बात कर रहा हूं, बाद में ये ना कहिएगा कि साहित्य सर जी इसमें छूटा है। साहित्य नहीं, हिंदी व्याकरण के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। ये यूपी टेट उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने आपको सुपर टेट का ये जो टेट जो है यूपी टेट उनके लिए जिन्होंने बीएड कर लिया है या बीटी से कर लिया है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए शानदार तरीके से एक बार यूपी टेट के श्रृंखला के साथ जुड़ने के लिए शुभ अवसर है। आइए सुपर टेट के विषय में बात करते हैं। वे लोग जो सी टेट या यूपी टेट को क्वालिफाई कर लिए हैं, ऐसे लोगों के लिए सुपर टेट अनिवार्य है और सुपर टेट कोर्स जो है 1799 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। वहीं आपको यूपी कांस्टेबल का शानदार श्रृंखला आप सबके लिए ये आपको 1499 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा दिया गया है। वहीं यूपी पीसीएस क्रम आरओ के शानदार श्रृंखला 2499 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है और यूजीसी नेट का पेपर आपको 999 रुपए में संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। आप इसे परचेज करिए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखें। आइए बातें करते हैं हम सब पठार कहते किसको हैं। पठार पूछेंगे तो पठार पृथ्वी पर द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों को पठार कहा जाता है। पूछेंगे द्वितीय, तो प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? तो बेटा प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत जो है द्वीप और महाद्वीप, ठीक ना, द्वीप नहीं, महाद्वीप और महासागर जो है ये प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच आते हैं, जबकि द्वितीय क्रम के या द्वितीय श्रेणी के उच्चावच आपको जो है पठार है, मैदान है, आपको पहाड़ है या पर्वत है, ये सभी आपको द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के स्थल भाग के 1/3 क्षेत्र पर विस्तृत है, ठीक ना, यानी लगभग 1/3 क्षेत्र पर आपको जो है 1/3 क्षेत्र पर विस्तृत है। ये बात भी आप याद रखिए शानदार तरीके से। पठारों का ऊपरी भाग जो होता है सपाट होता है, जबकि पठारों के निर्धारण में इसके ऊंचाई से अधिक महत्व इसके शिखर का सपाट होना दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि ये देखो इस तरीके से पठार जो है, इस तरीके से पठार का निर्माण होता है, यानी ये वाला जो भाग है ये इसके सपाट होते हैं और इधर का भाग तीव्र ढलान नुमा टाइप का, आपको जो है इधर का भाग तीव्र ढलान नुमा जैसा रहता है और यही भाग आपको जो है पठार कहलाता है। ये बात दिमाग में, मन मस्तिष्क में आप याद रखिए। यानी ऊपर का भाग जो है शिखर, ये कोई मायने नहीं रखता ये सीधी सीधी लाइन में कि इसकी ऊंचाई क्यों है। वैसे नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी यानी समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र को पठार कहते हैं, ठीक ना। ये पृथ्वी से 500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र को पठार कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो आपको जो है कि तिब्बत का पठार जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर है, तो वो तो पर्वत की श्रेणी में आना चाहिए, लेकिन वो भी पठार है। क्यों है? तो इसका ये वाला भाग समतल है, ठीक ना।
इसका ये भाग जो है ढलान नुमा है, चपटा है, इसीलिए शब्द है। शिखर उसका कैसा है? चिपटा है। ये शिखर इसका चिपटा है, इसीलिए ये आपको क्या है तो पठार के जैसा है। पठार की आकृति इस तरह के आपको देखने को मिलेगी। अब कह रहा है पठार कितने प्रकार के होते हैं, तो पठार आपको कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतया आपको हमने 7 प्रकार के पठारों के विषय में चर्चा करेंगे। ये देखिए हिमानी पठार। हिमानी पठार का निर्माण हिमानियों के द्वारा जिस पठार का निर्माण हुआ हो, यानी हिमानी के बर्फों के आच्छादन के फलस्वरूप जिसका सपाट नुमा आपको जो है ऊपर का भाग बना हो, उसे ही हम हिमानी पठार कहते हैं। दूसरा लोयस पठार। लोयस पठार का मतलब है कि पवनों के निक्षेपण के फलस्वरूप जिस पठार का निर्माण हुआ है उसे हम सब लोयस पठार के रूप में जानते हैं। ये सब बातें, इसका निर्माण कैसे हुआ है तो हिमानी के द्वारा। इसका निर्माण कैसे हुआ है तो पवनों के द्वारा, ठीक ना, पवनों के द्वारा आपको इसका निर्माण हुआ है। वही लावा पठार का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप आपको जो है कि आपको लावा पठार का निर्माण होता है। अब देखिए अंतर पर्वतीय पठार, यानी 2 पर्वतों के बीच का भाग जो है जब सपाट हो जाए तो उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। गिरिपाद पठार किसे कहते हैं तो आपको बड़े बड़े पर्वतों के नीचे का ढलान भाग जो होता है उसे ही हम गिरिपाद पठार के नाम से जानते हैं। फिर महाद्वीपीय पठार, ठीक ना, महाद्वीपीय पठार उस पठार को कहते हैं जिसका निर्माण महाद्वीपों के बीच के भाग में हुआ है, उसे महाद्वीपीय पठार। गुंबदाकार पठार जो है ये पर्वतों से गुंबदाकार पठार का निर्माण आपको हुआ है। तो ये सभी आप पठार के प्रकार को देखें। आइए हम सब देखते हैं विश्व के कुछ पठारों की स्थिति के विषय में। चूंकि ग्रीनलैंड का पठार, ये ग्रीनलैंड का पठार बेटा ग्रीनलैंड द्वीप समूह में है, और ग्रीनलैंड आपको किसका भाग है तो उत्तरी अमेरिका का, किसका, उत्तरी अमेरिका का भाग आपको जो है ग्रीनलैंड माना जाता है। ये बात भी आप याद रखिए, ग्रीनलैंड का पठार आपको उसी का क्षेत्र है। अलास्का का पठार, अलास्का का पठार कहां है तो अलास्का जो है यूएसए में है, अमेरिका में है, ये भी उत्तरी अमेरिका में आपको स्थित है। कोलंबिया का पठार बेटा नाम है कोलंबिया, ठीक है, याद रखिएगा नाम है कोलंबिया, और कोलंबिया देश मत समझ लीजिएगा, क्योंकि कोलंबिया देश आपको दक्षिणी अमेरिका में है, लेकिन ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन आपको तथा इडाहो राज्य में स्थित है। ये बात आप याद रखो। ग्रेट बेसिन का मैदान पठार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट बेसिन का पठार भी है, और ये मुख्य रूप से ओरेगन, नेवादा, उटा तथा इडाहो राज्य में इस पठार का विस्तार हुआ है। वही कोलोराडो का पठार में संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उटा एवं एरिजोना राज्य में आपको स्थित है। तो ये बातें भी आप सब याद करते चलिए। नेक्स्ट देखिए मैक्सिको का पठार, ये आपको कहां है तो मैक्सिको देश में, ये भी आपको दक्षिणी उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में आपको मैक्सिको का पठार है, मैक्सिको देश में इसका विस्तार हुआ है। वही ब्राजील का पठार जो है दक्षिणी अमेरिका में है, कहां पे, दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील के पठार का विस्तार आपको हुआ है। तिब्बत का पठार जिसे आपको जो है विश्व की छत या इसे ही पामीर का पठार भी कहते हैं बेटा, ठीक ना, पामीर का पठार के नाम से भी इसे ही जानते हैं। ये मध्य एशिया में विस्तृत है, हिमालय का गिरिपाद श्रेणी इसे माना जाता है, ठीक ना। तो ये आप शानदार तरीके से देखते चलिए। ईरान का पठार, ये एशियाई माइनर में इसका विस्तार है, खासकर ये आपको ईरान में पाया जाता है। ईरान कहाँ है तो एशिया में, ठीक ना, एशिया में इसका विस्तार पाया गया है। वही अरब का पठार जो है दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। दक्षिण का पठार जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं, ये दक्षिण भारत में
आपको स्थित है। मालागासी का पठार, इसे ही मेडागास्कर का पठार कहते हैं और ये संपूर्ण मेडागास्कर राज्य क्षेत्र में आपको विस्तृत है। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप के रूप में भी मेडागास्कर को हम सब जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो इस तरीके से आप सबने महत्वपूर्ण पठारों के विषय में देखा। अब देखिए हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं और इन किताबों को भी आप परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये किताबें 299 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। वही वीडियो की किताब आपको जो है ये 199 रुपए में है और वीडियो की किताब के साथ आपको प्रैक्टिस सेट फ्री में है, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट जो है PS फ्री में आपको मिलेगा। ये जरूर से किताब परचेज करिए, शानदार तरीके से इसकी व्याख्या की गई। पेट कॉम्बो में आपको जो है इसमें प्रैक्टिस सेट भी बेटा आपको फ्री में है। इसमें प्रैक्टिस सेट क्या है, फ्री में है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। वही पेट की सिर्फ बुक लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं लेना चाहते हैं तो आपको 300 रुपए में उपलब्ध है। आरओ की हिंदी की बुक है, ये जीके जीएस न समझना, हिंदी की बुक है और शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा आपको लिखा गया है और इसमें 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर से 500 प्रश्न हैं, ये याद रखिए। सबसे बड़ी बात तो प्रैक्टिस वाली चीज होती है, परीक्षा के समय प्रैक्टिस आपको शानदार तरीके से हमारी संस्था कराएगी, ये बात आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए लेखपाल शानदार कम्बो के आप सबके लिए, इस कम्बो को आप परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह क्लास के साथ आप सब बने रहिए, क्लास को जरूर से लीजिए। नेक्स्ट देखो पठारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी देखते चलिए। विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है, तो बताइएगा तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 5000 मीटर आपको जो है इसकी ऊंचाई है। सर्वाधिक ऊंचाई होने के कारण इसे क्या कहते हैं, तो विश्व का छत भी पामीर पठार को कहा जाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी इसे हम सब जानते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौकागम्य झील टिटिकाका झील बोलिविया के पठार पर ही स्थित है। किस पठार पर, तो बोलिविया के पठार पर। पूछेगा कि टिटिकाका झील किस पठार पर स्थित है, तो बोलिविया के पठार पर टिटिकाका झील आपको स्थित है। कोलंबिया का पठार कोलंबिया देश में अवस्थित नहीं है, अभी ये पीछे मैंने बताया, ये आपको जो है अमेरिका का मतलब यूएसए में है, ठीक ना। यूएसए में आपको ये है स्थित, ये बातें। ईरान का पठार उत्तर में एल्ब्रुस पर्वत से और दक्षिण में जैकोरोस पर्वत से घिरा हुआ है, ये बातें भी आप याद रखे रहिए। तिब्बत के पठार 2 पर्वत आपको हिमालय और कुर्नूल से घिरा हुआ है, ये बात भी आप याद रखिए। तो ये यानी हिमालय और कुनलुन पर्वत का गिरिपाद श्रेणी में स्थित आपको तिब्बत का पठार है, ये आप पठार के विषय में देखिए। आइए हम सब बातें करेंगे मैदान के बारे में, मैदान से संबंधित। भूपटल पर निचले और समतल क्षेत्र को मैदान कहते हैं, ठीक ना। ये बातें आपको पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 41% भाग पर मैदानों का विस्तार हुआ है और ये 500 फीट से आपको जो है कम ऊंचाई वाले क्षेत्र पर स्थित है, इसे आप कह सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए मैदान के प्रकार। अब मैदान के प्रकार जो है कई प्रकार के मैदान होते हैं। अपर्दनात्मक मैदान। अपर्दनात्मक मैदान उस मैदान को कहते हैं जिसका निर्माण नदियों के अपर्दन से या आपको हिमानियों के अपर्दन से या पवनों के अपर्दन से आपको जिस मैदान का निर्माण हुआ है उसे अपर्दनात्मक मैदान के नाम से जानते हैं। जैसे लोएस का मैदान, इसका निर्माण पवनों के अपर्दन से हुआ है, पवन द्वारा, ठीक ना। आपको कस्टर्ड मैदान, ये आपको नदियों के द्वारा हुआ है। संप्राय मैदान, ये भी आपको नदियों के द्वारा बनता है, संप्राय मैदान। ग्लेशियर हिमानियों के द्वारा आपको बनता है, हिमानियों के द्वारा। आपको रेगिस्तान, तो ये भी आपको जो है नदी और आपको मुख्य रूप से पवनों के द्वारा रेगिस्तानी मैदान का निर्माण आपको होता है। तो ये सभी बातें आप याद रखिए, शानदार तरीके से देखते चलिए।
देखिए दूसरा निक्षेपात्मक मैदान, यानी नदियों के या हिमानियों के निक्षेपण के फलस्वरूप जिन बड़े मैदानों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निक्षेपात्मक मैदान के नाम से जानते हैं। जैसे गंगा एवं सतलज का मैदान, मिसिसिपी का मैदान, वांगो का मैदान, ये सभी मैदान हम सब जानते हैं। वही इस प्रकार के मैदानों में आपको जलोढ़ का मैदान, यानी जलोढ़ जिसे नई आपको जो है कि नदियों के अपरदन के फलस्वरूप नई मिट्टियां जो लाकर निक्षेपित की जाती हैं उसके फलस्वरूप बने मैदानों को जो है कि क्या कहते हैं, जलोढ़ मैदान कहते हैं। वहीं पे डेल्टा का मैदान, यानी नदियां जब अपने मुहानों पर अंतिम रूप से गिरने को होती हैं तो उसके पूर्व कुछ चीजें निक्षेपित करती जाती है, यानी पीछे की ओर छोड़ती जाती है, जिससे जो मैदान का निर्माण होता है उसे हम डेल्टा का मैदान कहते हैं। ठीक, समझ में आया सभी को? एक बार हाथ उठाइएगा सभी लोग शानदार तरीके से। नेक्स्ट देखिए, निक्षेपण से बने मैदान। अब देखिए इसमें गिरिपाद जलोढ़ मैदान है, बाढ़ का मैदान है, डेल्टा का मैदान है, लावा मैदान है, पवन के निक्षेपण से बने मैदान है। तो ये सभी आपको निक्षेपात्मक मैदान के एग्जाम्पल माने जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, आरओ समीक्षा अधिकारी शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे परिचित कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक ना? तो एक बार शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़ने के लिए, हमारे संस्था के साथ जुड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। ये क्लास 2499 रुपए में उपलब्ध है, आप इसे जरूर से परिचित करिए शानदार तरीके से। ये डेली वीडियो क्लासेस है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा है। तो इस आपको जो है कि इसके साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। ठीक ना? तो शानदार तरीके से आप बने रहिए, चीजों को समझते चलिए। देखिए पवनों के द्वारा आपको, अब पवन के विषय में हम सब चर्चा परिचर्चा करेंगे। ये पवन है कौन, पवन कहते किसको है? तो एक स्थान से निश्चित दिशा में चलने वाली वायु को पवन कहा जाता है। ये हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक ना? इनमें मुख्य रूप से आपको जो है निम्न दाब की ओर चलती है, ये याद रखिए। पवन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी पवन और दूसरा स्थानीय पवन। अब स्थायी पवन किसे कहेंगे? तो ये पवने सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा में जो चलते हैं उसे हम स्थायी पवन के रूप में जानते हैं। स्थायी पवन कुल 3 प्रकार के स्थायी पवन आपको होते हैं। ये 3 प्रकार के स्थायी पवन होते हैं, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और आपको तीसरी जो है ये ध्रुवीय पवने। ये 3 प्रकार की पवने आपको देखने को मिलेंगी। अब व्यापारिक पवने किसे कहते हैं? तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश से 0 डिग्री देशांत अक्षांश की ओर चलने वाले पवनों को आपको व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं। ये यदि मैं मैप पर आपको दिखाना चाहूं तो ये देखो, ये आपको जो है कि ऐसी, ठीक ना, पेज लेते हैं। ये देखो, ये एक पेज हम सब लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। ये ग्लोब है, ठीक। ग्लोब बीचों बीच बांटने वाले रेखा को जीरो लाइन कहते हैं, या विश्वत रेखा के नाम से जीरो लाइन, या आपको इसे ही विश्वत रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ये आप याद रखिए, विश्वत रेखा के नाम से इसे हम सब जानते हैं। अब क्या कह रहा है कि 30 से 35 डिग्री, 30 से आपको 35 डिग्री दोनों अक्षांशों में, ये इधर भी कर लेते हैं हम सब और इधर भी 30 से 35 डिग्री दोनों अक्षांशों में चलने वाले हवाओं को क्या कहते हैं? तो इसे ही हम सब पछुआ हवा के नाम से पछुआ पवन, ठीक ना, पछुआ पवन के नाम से आपको जानते हैं। अब ये चलते कैसे हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं। ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ऐसे,
जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में आपको ये पवने चलती हैं। अब ऐसा मैंने पवन का डिफिनीशन बताया आप सबको कि आपको विषुवत रेखीय क्षेत्र में आपको 30 डिग्री से 35 डिग्री दोनों अक्षांशों के और जो आपको, चूंकि इधर का भाग क्या है, इधर का भाग ठंडा है, ठंडा चूंकि ये गर्म क्यों होता है, तो जो सूर्य जो है विषुवत रेखा पर वर्ष भर एक समान चमकता है, तो चमकने के कारण सूर्य के अत्यधिक ताप होने के कारण जो हवाएं हैं ये ऊपर की ओर हल्की होकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं, ठीक ना, जिसके परिणाम स्वरूप भारी हवाएं नीचे की ओर दाब बनाते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप मैंने आपको बताया कि इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो सॉरी, इसे हम लोग व्यापारिक पवने कहते हैं, ठीक ना। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट बेटा, इसे क्या कहते हैं, तो व्यापारिक पवने, पछुआ नहीं, व्यापारिक पवने, अभी मैंने व्यापारिक पवने कहते हैं, ये बात भी आप याद करते चलिए, देखते चलिए, ठीक। तो इस तरीके से हम सब ने चर्चा किया। आइए हम सब यहां पे देखते हैं। ये मुख्य रूप से देखिए, ये आपको उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो होती है ये कैसी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा आपको उत्तर पूर्व की ओर होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। उत्तर पूर्व का मतलब ऐसे और दक्षिण पश्चिम का मतलब इस तरीके से बहती है, जो मैंने डायग्राम आप सबको बताया। अब देखिए पछुआ पवन के विषय में कहता है। पछुआ पवन किसे कहते हैं, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में आपको से 60 से 65 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध अक्षांशों की ओर बहने वाली पवनों को पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं, ठीक ना। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो होती है दक्षिण पश्चिम होती है, यानी आपको जो है कि जस्ट अपोजिट, ठीक ना, दक्षिण पश्चिम होती है। वहीं उत्तर पूर्व में आपको जो है कि इसकी दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दक्षिण पश्चिम से आपको दक्षिण पूर्व की ओर होती है, ठीक ना। तो ये बातें आप याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और आपको ये सारी चीजें। दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र की अधिकता होने के कारण इसकी तीव्र गति होती है, इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में इसे गरजती 40, भयंकर 50, चीखती 60 के नाम से भी हम सब इसे जानते हैं। ये बातें आप सब याद रखिए, आप शानदार तरीके से इसे हम सब कह सकते हैं। देखिए अब यहीं पे आप जो है दूसरा पेज लिया जाए, ये दूसरा पेज। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसे कैसे बताएंगे, तो देख बेटा ये है ग्लोब, है ना, ये है ग्लोब। अब कह क्या रहा है कि पृथ्वी के आपको जो है कि ये वाला, ये और ये आपको 60 से 65 डिग्री और ये 30 से 35 डिग्री ले लो, ठीक ना। उधर भी 30 से 35 ले लो और इधर भी 60 से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। अब यहां क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, ऐसी ये इस तरीके से ये हवाएं आपको जो है ऊपर की ओर चलती हैं और ये नीचे की ओर जो है इसकी विपरीत दिशा में इस तरीके से इस गोलार्ध में आपको पवने चला करते हैं ये। और होता क्या है, चूंकि नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आपको जो है महासागरों का विस्तार बहुत अधिक हुआ है, दक्षिण में आपको ठंड ज्यादा है, महाद्वीपों का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में अधिक है, वनस्पति दक्षिणी गोलार्ध के। तो इसी क्षेत्र में आपको जो है 40 डिग्री पर, जब ये 40 डिग्री पे इसे चीखती 40, आपको इसे 50 डिग्री पे आपको जो है कि रोरिंग 50, आपको जो है 60 डिग्री पे चीखती 60 के नाम से इसे चलते हैं। यही आपको पवनों के दशाएं हैं, ठीक। तो ये याद रखे रहिए, आप सबको जानते रहिए। चलिए आइए हम सब बातें करते हैं ये
ध्रुवीय पवनों के विषय में। चलिए, ध्रुवीय पवने ये तीसरे प्रकार की पवन है, ठीक ना। ये ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर ये पवने चला करते हैं। ये बात आप शानदार तरीके से याद रखिए, करते चलिएगा, समझते चलिएगा, ठीक। तो ये शानदार आप सबके लिए है। जिन आप देखिए दूसरी स्थानीय पवने जिन पवनों का विकास जो है स्थानीय स्तर पर तापमान एवं वायु दाब के अंतर के कारण होता है, उन्हें हम स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं। यानी आपको जो है धरातल पर, स्थल खंड पर जब आपको जो है कि स्थानीय तापमान एवं वायु दाब के कारण जो अंतर उत्पन्न होता है उसे ही हम स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं। ये यूपी पुलिस का शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है। आप इसे पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी निरंतर रूप से जारी कर सकते हैं। तो ये श्रृंखला आप सबके लिए जबरदस्त तैयारी करने के लिए, श्रृंखला के साथ बने रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। तो आप सब अपनी तैयारी अनवरत रूप से करते रहिए। ये नए अभ्यर्थियों के लिए है और ये कोर्स काफी लाभदायक होगा। मात्र 1499 रुपए में हमारी संस्था जो है ये कोर्स उपलब्ध कराती है। देखिए, आइए कुछ स्थानीय पवनों के नाम और उनके प्रकृति के विषय में, यानी प्रकृति का मतलब वो किस तरह की है, ठंडी है, गर्म है, किस तरह की है, इन चीजों के विषय में हम सब देखेंगे। ये स्थानीय पवनों में आपको चिनूक हेलीकॉप्टर का भी नाम है और भारत ने मंगाया है। कहां से मंगाया है? अमेरिका से मंगाया, ठीक ना। तो ये कहां बहेगी? अमेरिका में ही, यूएसए में बहेगी और ये रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढलान पर चलती है। इसकी प्रकृति गर्म एवं शुष्क है, ठीक ना। नेक्स्ट, फॉन, ये आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में बहती है और इसकी भी प्रकृति फॉन की गर्म एवं शुष्क प्रकार की आपको हवा मानी जाती है। विली बॉब, ये अलास्का में यानी यूएसए में ये भी आपको चलती है और इसकी प्रकृति बेटा चूंकि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा तेज ठंडी हवा होने के कारण इसकी प्रकृति ठंडी और शुष्क प्रकार की इसकी प्रकृति होती है। वही मिस्ट्रल हवा जो है, मिस्ट्रल, ये आपको स्पेन और फ्रांस में चलती है। इसकी प्रकृति ठंडी है बेटा, ठीक ना। नेक्स्ट, बिलजार्ड, ये कनाडा और अंटार्कटिका में चलते हैं और ये भी ठंडी प्रकृति की आपको जो है पवन मानी जाती है। वही बुरान जो है रूस एवं मध्य साइबेरियाई क्षेत्र में चलती है, तो ये भी आपको ठंडे प्रकृति की मानी जाती है। बाइज आपको दक्षिणी फ्रांस में और ये आपको ठंडी और शुष्क प्रकार की प्रकृति इसकी बाइज की है। पेम्पेरो अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में आपको पाई जाती है और इसकी भी प्रकृति ठंडे एवं शुष्क प्रकार की है। सिमुम हवा जो है ये सहारा एवं अरब मरुस्थल में, तो सहारा में जो भी हवा चलेगी, सहारा गर्म मरुस्थल है तो इसकी प्रकृति कैसी है? गर्म एवं शुष्क प्रकार की है। वही खमसिन जो है ये मिस्र में, आपको उत्तरी अफ्रीका में और अरब प्रायद्वीप में, यानी पूरा आपको विषुवत रेखा के आसपास चलते हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी प्रकृति कैसी रहेगी? गर्म एवं शुष्क प्रकार की इसकी प्रकृति रहेगी। वही गिल्बी लीबिया में बहती है, लीबिया अफ्रीका में है। ये कहां है? अफ्रीका में आपको स्थित देश है और ये आपको इसकी भी प्रकृति जो है कि गर्म एवं शुष्क आपको मानी जाती है। हबूब जो है दक्षिणी सहारा में और इसकी प्रकृति गर्म मानी जाती है। हरमट्टन सहारा मरुस्थल में आपको बहती है, इसकी प्रकृति गर्म एवं शुष्क मानी जाती है हरमट्टन की। ये हिंदी इंडिविजुअल, हिंदी के बादशाह के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। शानदार तरीके से आप इस श्रृंखला को पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला के साथ बने रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आप सब अपनी तैयारी इसी रूप में करते रहे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें बहुत बेहतर होंगे, आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे और इसी दिशा में अनवरत रूप से आप बढ़ते चलेंगे। तो आज एकदम शानदार तरीके से जल्दी इस कोर्स को परचेज करिए और भरपूर लाभ लीजिए। ये देखिए आपको जो है ब्लैक रोवर, नाम ही है ब्लैक रोवर। ये क्या नाम, खतरनाक नाम से ही है और ये उत्तरी अमेरिका में चलती है। उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में आपको जो है ये बहती है। इसकी प्रकृति गर्म एवं शुष्क प्रकार के इसकी प्रकृति है।
नार्वेस्टर ये भारत में चलती है, कहीं कहीं न्यूजीलैंड भी लिखा रहेगा, ठीक ना। और इसकी प्रकृति गर्म प्रकार की हवा है। ब्रिकफील्ड विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में विक्टोरिया मरुस्थल भी है, ठीक ना। ये मरुस्थल है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, गर्म स्थान पे है और ये गर्म एवं शुष्क प्रकार की प्रकृति यहाँ की है। यामो जो है जापान की आपको गर्म एवं शुष्क प्रकार की हवा मानी जाती है। लू भारत और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में यानी पाकिस्तान एवं उत्तर पश्चिम भारत में बहती है और लू को स्थानीय नाम से गर्म और शुष्क प्रकार की हवा है। सिराको जो है ये सहारा मरुस्थल में बहती है और सहारा में बहेगी तो जाहिर सी बात है इसकी प्रकृति गर्म एवं शुष्क रहेगी। वहीं बोरो जो है इटली और हंगरी में बहती है, इसकी प्रकृति ठंडी मानी जाती है। तो इस तरीके से आप सबने शानदार तरीके से आप सब देखें। अब देखिए हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। ये किताबें नितिन सर के द्वारा आपको लिखी गई हैं। नितिन सर ने शानदार तरीके से इन किताबों को पढ़ाया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये बेटा ये कई जगह लोग किताब समझ के इसको आपको जो है कि परेशान हो जाते हैं। ये पीडीएफ के रूप में है, ठीक ना। पीडीएफ है बेटा, ये बार बार मैं बता रहा हूं, ये पीडीएफ है, पीडीएफ के रूप में है। आप इसे शानदार तरीके से परचेज कर सकते हैं और आपकी सफलता में ये काफी सहायक भी होगा। तो इस तरीके से आप सब श्रृंखला के साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आप सबको। आप इसी तरह तरक्की के रास्ते पर अग्रसर रहे। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखेंगे। तो चलिए श्रृंखला के साथ बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।